हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। सीयूटी कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नॉर्मलाइजेशन के पूरे प्रोसेस के बारे में। आप सभी लोगों का जो है एग्जाम हो चुका है, जो भी सीयूटी यूजी का आप लोगों ने एग्जाम दिया है। अब सीयूटी यूजी का जो एग्जाम हो गया, पीजी का भी हो गया और सीयूटी यूजी का आंसर की भी रिलीज हो चुका। ठीक है, आंसर की भी आ चुका। हालांकि इसमें कई सारी त्रुटियां थी, एनटीए ने कई सारी गलतियां की जिसका परेशानी आपको झेलना पड़ा। हालांकि इन्होंने बाद में एक रिवाइज्ड आंसर की भी आपको दिया। ठीक है, रिवाइज्ड आंसर की। तो आप अब अपना जो है रॉ स्कोर आपने चेक कर लिया होगा कि आपका रॉ स्कोर आपके शिफ्ट में आपको कितने मार्क्स मिले हैं। रॉ स्कोर के बारे में अभी आगे हम चर्चा करेंगे कि रॉ स्कोर होता क्या है। तो रॉ स्कोर के बारे में आप लोग जान गए होंगे। अब जो है नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस के बारे में आप लोग जानने को इच्छुक होंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की जो ये वर्ड है आप बार बार सुनते होंगे पूरी प्रक्रिया के दौरान, एग्जाम के दौरान, आंसर की आने के दौरान कहीं ना कहीं आपने जरूर जो है इस वर्ड के बारे में सुना होगा। तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, क्यों होता है, पूरा जो A to Z इसका जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाना चाहेंगे। तो हम आ गए हैं अभी सीयूटी यूजी के ऑफिशियल वेबसाइट पर samarth.ac.in पर आ गए हैं और यहाँ पर आपको एक आइकन दिख रहा होगा इंफॉर्मेशन बुलेटिन का। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक पीडीएफ आपको खुल करके आ जाएगा। अब जैसे हम इस पीडीएफ को खोलेंगे तो यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन का पूरा जो प्रोसेस है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर हम जाते हैं, अगर हम ये पेज नंबर 7 है, अगर मैं 69-70 के आसपास में जाता हूँ तो वहाँ पर मुझे इस प्रक्रिया के बारे में जानने को मिलेगा। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूं, आपको दिखाता हूं। एक सेकेंड जस्ट। ठीक है, तो अब हम लोग यहां पर आ गए हैं 67। ठीक है, अब देखिए हम यहां पर आ गए हैं और ये जो आपका जो ये पेज खुला है यहाँ पर है पूरी जो प्रक्रिया आपको यहाँ पर दी गई है कि नीड फॉर नॉर्मलाइजेशन, कि नॉर्मलाइजेशन की नीड क्या है ये आपको बताया गया है। तो आप यहाँ पर लंबी चौड़ी जो यहाँ पर पूरी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ करके समझ सकते हैं। और आगे मैं दिखा दूँ आपको कि और इसमें क्या है, ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है इसके बारे में, इसकी ज़रूरत क्यों है, ये आप देख सकते हैं। आगे आप इसको स्क्रॉल करेंगे, आप ये PDF खुद भी ओपन कर सकते हैं अपने फ़ोन में। ठीक है, और ये देखिए कन्वर्ट रॉ स्कोर्स इनटू परसेंटाइल स्कोर। तो यहाँ पर बेसिकली बताया गया है कि ये जो रॉ स्कोर आपको मिलता है उसको परसेंटाइल स्कोर में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। अभी तक आप सिर्फ परसेंटेज के बारे में सुनते आ रहे होंगे, लेकिन अब यहाँ पर आपको परसेंटाइल में आपका स्कोर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे इसको कन्वर्ट करना है ये बताया गया है। आगे अगर देखें इसमें और भी चीजें बताई गई हैं। फिर लास्ट में आपको यहाँ पर ये सारी चीजें की परसेंटाइल स्कोर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में किस तरीके से यहाँ पर ये सारी चीजें करनी है, और ये यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया है जिससे आपका यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है जो इंटरपोलेशन मार्क्स जो क्या होता है वो बताऊंगा मैं अभी। तो जिस शिफ्ट में आप पेपर नहीं देते हैं उस शिफ्ट में भी आपको कुछ मार्क्स यहाँ पर दिए जाते हैं, तो वो उसकी प्रक्रिया है कि उसमें कितने मार्क्स आपको दिए जाएंगे, वो चीज़ बताया गया है। तो यहाँ पर बहुत लंबी चौड़ी यहाँ पर गाथा लिखी हुई है, तो ये सारी चीज़ें आप चाहे तो पढ़ सकते हैं और हो सकता है कि कई लोगों को समझ में नहीं आएगा, बट मैं आपको एक एक करके जो है अभी इसको सिंपल प्रोसेस में आपको समझाऊंगा। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा परसेंटाइल स्कोर यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है, ये सारी चीजें। फिर यहाँ पर देखिए रॉ स्कोर लिखा हुआ है, फिर परसेंटाइल स्कोर। फिर आपको लास्ट में जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, लास्ट में आपको यहाँ पर रॉ मार्क है, यहाँ पर भी ये लास्ट में आपको यहाँ पर दिखेगा नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। और यही आपका जब स्कोर कार्ड आएगा, फाइनल जो आपका स्कोर कार्ड जब रिजल्ट आएगा तो आपको यही वाला जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। और इसी नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। ठीक है, तो आपको इसी के बारे में मैं समझाने की कोशिश करूंगा बहुत सिंपल वर्ड्स में, सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आप सभी लोगों को इसके बारे में आपको समझ में आ जाए कि नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो है वो कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो आइए अब मैं चलता हूं। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहले नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया क्यों, तो पहले ये जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया की आवश्यकता क्यों है। जैसे वहां पर पहले भी लिखा था, पहला जो हमने पढ़ के दिखाया पीडीएफ में कि वहां पर लिखा है नीड फॉर नॉर्मलाइजेशन। तो जब भी देखिए जब एग्जाम होता है, जब भी कोई भी आप एग्जाम उठा कर ले लीजिए, जैसे एसएससी भी कई सारे एग्जाम कराती है, ठीक है, या फिर अभी आप
यूपी ट्रिपल एसी का आप देखे होंगे, ठीक है, यूपी ट्रिपल एसी का एग्जाम हुआ था पेट का, ठीक है, जब पेट का एग्जाम हुआ तो वहां भी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हुई थी, ये यूपी में हुई थी, ठीक है। तो इसके बाद पेट के एग्जाम के बाद हुआ मेंस का एग्जाम, उसमें कई लोग फिर लेखपाल भी बने, लेखपाल का आया था, ठीक है। तो जब भी एग्जाम जो है वो कई दिनों में, अलग अलग दिनों में, जैसे पहला दिन हो गया मान लीजिए 1 तारीख को, फिर 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को, तो एक ही एग्जाम है, ठीक है। आपका सीयूटी यूजी का एक एग्जाम है, ठीक है। अब सीयूटी यूजी का एग्जाम जो है आपको भी पता है कि अलग अलग दिनों पर हुआ है, अलग अलग दिनों पर एग्जाम हुआ है। मान लीजिए किसी का 1 जून को हुआ, या फिर ठीक है मई मान लेते हैं, ठीक है, मई में शुरू हुआ था, तो मई मान लेते हैं 1 मई को हुआ, किसी का 2 मई को हुआ, ठीक है, किसी का 3 मई को हुआ, और वैसे ही 4 मई, 5 मई, फिर जून तक हुआ। तो आपको जो एग्जाम है वो अलग अलग डेट को हुआ, और इसमें भी क्या है, एक दिन में 3-3 शिफ्ट में एग्जाम हुए, तो अलग अलग शिफ्ट में भी, तो मान लीजिए स्लॉट 1 में किसी का हुआ, किसी का स्लॉट 2 में, किसी का स्लॉट 3 में, किसी का स्लॉट 4 में। तो इसका मतलब क्या है, अलग अलग डेट पर और अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुए। अब क्या है कि मान लीजिए कि आपका जो दोस्त है, ठीक है, राम श्याम कोई भी हो सकता है, तो मान लीजिए आपका जो दोस्त है राम, वो देखिए, और आप हैं, ठीक है, तो आप मान लीजिए श्याम है, तो आप श्याम है और आपका दोस्त जो है वो राम है। अब ये पेपर देने गया है शिफ्ट 1 में, मान लीजिए कि 1 ही जुलाई को दोनों का पेपर था, 1 जुलाई को या फिर जून मान लेते, ठीक है, अच्छा 5 जून मान लेते, 5 जून को काफी गड़बड़ी हुई थी आंसर की में, ठीक है, 5 और 6 जून को, तो 5 जून को मान लेते हैं। तो 5 जून को एग्जाम था, तो राम का था स्लॉट 1 में और आपका था स्लॉट 2 में एग्जाम, एक ही दिन को, 5 जून को। तो अब देखिए राम का किस्मत अच्छा था, गया, और वहां पर जो है उनको जो क्वेश्चन पेपर था वो बहुत इजी मिल गया, इजी क्वेश्चन पेपर मिल गया, ठीक है, और आपको मिल गया क्या, बहुत हार्ड क्वेश्चन पेपर मिल गया। तो अब बताइए, जो भी इस शिफ्ट में बैठे होंगे, इस स्लॉट में, ठीक है, इस स्लॉट में, स्लॉट 2 में श्याम बैठा, तो स्लॉट 2 में जितने भी बच्चे बैठे होंगे उनके लिए जो पेपर होगा वो डिफिकल्ट होगा। तो इसका मतलब क्या है, जो एवरेज मार्क्स सभी के आएंगे वो थोड़े से क्या आएंगे, थोड़े से कम आएंगे। क्यों? क्योंकि पेपर की डिफिकल्टी ज्यादा थी, और राम जिस शिफ्ट में बैठा हुआ है उस शिफ्ट में क्या है, वो पेपर जो है थोड़ा इजी था, कंपैरेटिवली इजी था, तो क्या होगा, इनके मार्क्स थोड़े से ज्यादा आएंगे, सभी के एवरेज मार्क्स थोड़े से ज्यादा आएंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ऐसे ही कई शिफ्ट में एग्जाम हुए, शिफ्ट 3 में, और अलग अलग डेट में देखेंगे, तो ऐसे क्या हुए, एक ही पेपर का, मान लीजिए कि जीटी का हुआ पेपर, अब यही जो पेपर है, एक ही सब्जेक्ट का पेपर अलग अलग शिफ्ट में, अलग अलग दिनों में हुए हैं। तो कितना भी अगर कोशिश कर लिया जाए कि सभी का डिफिकल्टी लेवल सेम हो, फिर भी कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो ही जाएगा, किसी का पेपर थोड़ा सा इजी आ जाएगा, किसी का हार्ड आ जाएगा, तो उसी हिसाब से जो है उन लोगों का नंबर जो है किसी का ज्यादा आएगा, किसी का थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी कि सभी का जो है, जो नंबर जो किसी के ज्यादा आ जा रहे हैं, किसी के कम आ जा रहे हैं, क्योंकि पेपर जो डिफिकल्ट आ गया, किसी का इजी आ गया, तो सभी को अब क्या किया जाएगा, इस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के थ्रू सभी को एक समान प्लेटफॉर्म पर ला करके खड़ा कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सभी को बराबरी पर ला करके खड़ा करने की एक प्रक्रिया है नॉर्मलाइजेशन। अगर किसी का इजी पेपर आ गया था, किसी का टफ पेपर आ गया था, तो किसी के ज्यादा मार्क्स, किसी के कम मार्क्स, तो कोशिश किया जाएगा कि सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पर ला करके खड़ा किया जाए। किसी का थोड़ा सा नंबर बढ़ भी सकता है इस प्रक्रिया में, थोड़ा सा किसी का नंबर घट भी सकता है। अब वो घटेगा बढ़ेगा कैसे, वो आगे हम लोग देखेंगे। तो आप समझ गए कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कब होती है, क्यों होती है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या है यह भी बता दिया कि सभी को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके खड़ा करना। और क्या है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया किया क्यों जाता है, जब भी एग्जाम जो है वो अलग अलग शिफ्ट में होंगे, अलग अलग शिफ्ट में, अलग अलग डेट में, एक ही सब्जेक्ट का पेपर अलग अलग डेट में अगर हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अब हमको नीड पड़ेगी नॉर्मलाइजेशन की। तो क्या करना पड़ेगा हमको, सभी के जो मार्क्स है वो हो सकता है किसी का बढ़ जाए, किसी का हो सकता है घट जाए, यही होता है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया। यहां पर थोड़ा सा ये ठीक है, ये मिट गया, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन। तो ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आपने समझ लिया। अब आगे आते हैं, आगे कौन कौन सी चीजें आपको समझाना है। तो यहां पर देखिए रॉ स्कोर के बारे में आपने सुना होगा। तो रॉ स्कोर क्या होता है, तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में जान लिया, अब रॉ स्कोर के बारे में जानिए। रॉ स्कोर होता है जैसे कि आपने किसी शिफ्ट में, स्लॉट 1 में आपने पेपर दिया, ठीक है। अब स्लॉट 1 में मान लीजिए कि आपने किसी का भी पेपर दिया, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, 200 का पूर्णांक था, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, वो मान लीजिए कि 200 था। अब इस 200 में जब आपने आंसर की से मैच किया, आंसर की जो अभी रिवाइज्ड आंसर की आपका आया है उससे आपने मैच किया, तो आपको मिल गए कितने, 180 मार्क्स। कितने मिल गए, 180 मार्क्स मिल गए।
तो 180 मार्क्स जो है ना, यही आपका होगा क्या, रॉ स्कोर। तो आप किसी भी शिफ्ट में, अपने शिफ्ट 1 2 किसी भी डेट को आपने एग्जाम दिया होगा, ठीक है, तो उस एग्जाम में जब आप बैठे होंगे तो आपका जो रॉ स्कोर जो आया है वो क्या है, जब आपने आंसर की से मैच किया होगा अपना क्वेश्चन पेपर, जो भी रेस्पॉन्स शीट आपने दिया होगा, मिला होगा आपको, उसको आपने आंसर की से मैच किया होगा, तो आपका जितना भी मार्क्स आया होगा, मान लीजिए कि 200 में से 200 का पेपर था, उसमें आपको 180 नंबर मिले, तो ये हो जाएगा आपका रॉ स्कोर। और ये रॉ स्कोर जो है आपको कहीं भी आपका जो फाइनल स्कोर कार्ड आएगा, स्कोर कार्ड जब आपका रिजल्ट आएगा तो वहां पर ये देखने को नहीं मिलेगा। आपका जो ये जो आपका 180 मार्क्स है यानी रॉ स्कोर है, वहां पर देखने को नहीं मिलेगा। वहां पर आपको परसेंटाइल देखने को मिलेगा और आपको क्या देखने को मिलेगा, नॉर्मलाइज्ड स्कोर। और नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बेसिस पर ही आपके यूनिवर्सिटी में एडमिशन की प्रक्रिया होगी, ठीक है। तो अब हम ये जान गए रॉ स्कोर के बारे में। आगे चलता हूं और आगे यहां पर है परसेंटाइल स्कोर। तो ये परसेंटाइल स्कोर आपको देखने को मिलेगा। अब ये परसेंटाइल स्कोर कैलकुलेट कैसे होता है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। तो अब देखिए यहां पर एक फॉर्मूला लिखा होगा, इस फॉर्मूले के थ्रू जो है परसेंटाइल स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। अब पहले ये समझ लीजिए कि x क्या है, तो x कोई कैंडिडेट है, ठीक है, उसका किसी शिफ्ट में मान लीजिए ये सपोज कि उसका रॉ स्कोर जो आया है वो कितना आया है, 180 नंबर। कोई भी कैंडिडेट हो सकता है। मान लीजिए कि शिफ्ट वन में एग्जाम हुआ, क्या शिफ्ट 1 में जो है वो एग्जाम देने गया था कौन, एक्स कोई कैंडिडेट है, वो गया था शिफ्ट 1 में, किसी भी डेट को हो सकता है, ठीक है, जून में, मान लीजिए 5 जून को, तो 5 जून को स्लॉट 1 में एक्स का एग्जाम था और गया, और किसी सब्जेक्ट में मान लीजिए कि उसको 180 नंबर मिल गए। कितने मिल गए, 180 नंबर, ये माना है मैंने। अब यहां पर आप खुद को रख लीजिएगा। मान लीजिए कि आपका जो स्कोर है वो 190 आया होगा, 200 आया होगा, जितना भी आया होगा, ठीक है। तो मान लिया कि x का स्कोर 180 था। अब n क्या है, तो जो शिफ्ट 1 में है, शिफ्ट 1 उसी डेट को मान लीजिए कि मैं यहाँ पर 5 जून लिख दे रहा हूँ। 5 जून को मान लीजिए कि हिंदी का पेपर था, ये भी मैंने लिख दिया। तो 5 जून को स्लॉट 1 में हिंदी का पेपर था जिसमें से x के 180 नंबर आए। अब नंबर आप यहाँ पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन अ शिफ्ट। तो शिफ्ट किसमें, हम शिफ्ट 1 की बात करें तो एक शिफ्ट, मतलब यहां पर ए हटा देता है, ठीक है। तो मतलब शिफ्ट 1 में यहां पर ये कितने टोटल स्टूडेंट हैं उसकी संख्या है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, n है, मतलब n को मैंने मान लिया कि टोटल कैंडिडेट अपीयर हुए थे। सिर्फ एक शिफ्ट की बात की जा रही है शिफ्ट 1 में 5 जून को। आगे ये m क्या है, तो m यहां पर डिनोट कर रहा है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स स्कोर्ड 180 मार्क्स आर लेस। मतलब क्या है, हम निकाल रहे हैं कि इसका परसेंटाइल x का, तो हम किसके सापेक्ष कैलकुलेट करेंगे, x के सापेक्ष ही सारे कैलकुलेशन करेंगे। तो x का मार्क्स 180 आया है, तो अगर हम x के लिए निकालेंगे परसेंटाइल तो ये देखेंगे कि कितने ऐसे टोटल स्टूडेंट थे जिनका मार्क्स 180 या फिर 180 से कम आया है, ठीक है। तो अब मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए कि टोटल जो कैंडिडेट थे एक शिफ्ट में, यानी कि शिफ्ट नंबर 1 में 5 जून को हिंदी का पेपर दे रहे थे, कितने थे, वो मान लीजिए कि 200 कैंडिडेट थे, कितने टोटल। तो मैं यहां पर n की जगह पर कितना रख दूं, 200 रख दूं। कितना रख दूं, 200। अब जो x ने कितने नंबर लाए हैं, 180 मार्क्स लाए। अब 180 मार्क्स लाए, अब हमको m का भी मान चाहिए। तो मान लेते हैं कि टोटल ऐसे 150 स्टूडेंट थे, 150 कैंडिडेट थे जिनके 180 या फिर 180 से कम नंबर आए हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 150 लिख दूंगा, इंटू कर दूंगा 100। तो यही हमारा हो जाएगा किसका, x के लिए यही हो जाएगा परसेंटाइल। तो 100 गुना 200, और इसी को आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ जाएगा, ये 75 परसेंटाइल आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 75 परसेंटाइल आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया x के लिए परसेंटाइल। x के लिए परसेंटाइल कितना आया, 75 परसेंटाइल। अब इसका एक और भी मतलब आप निकाल सकते हैं। 75 परसेंटाइल का मतलब यह है कि आप 75% में हैं। मतलब क्या है कि आपसे नीचे 75% लोग हैं और आपसे ऊपर जो है वो 25% लोग हैं। आपके शिफ्ट में जितने भी 200 स्टूडेंट जो आए हैं ना, उसमें आप 75% जो लोग हैं वो आपसे नीचे हैं, मतलब उनके कम मार्क्स हैं। 75% जो बच्चे हैं उनके आपसे कम मार्क्स हैं, और 25% ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स आपसे ज्यादा हैं, ठीक है। ये बात हो गया। तो परसेंटाइल का मतलब ये होता है। तो परसेंटाइल कैलकुलेट किसे किया जाता है, और आप ध्यान दीजिएगा परसेंटाइल जो है वो हमेशा आपके शिफ्ट में ही कैलकुलेट होगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आपके शिफ्ट में, क्योंकि जो टोटल नंबर हमको पता रहेगा, क्योंकि आप जिस शिफ्ट में दिए रहेंगे उसी का कैलकुलेट होगा। तो आपके मान लीजिए कि आपके शिफ्ट में 200 स्टूडेंट थे, किसी के शिफ्ट में ज्यादा स्टूडेंट होंगे, तो वहां पर
उस हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो अलग अलग शिफ्ट के अलग अलग तरीके से कैलकुलेट होंगे, फॉर्मूला सेम ही रहेगा बट वहां पर नंबर जो है कैंडिडेट के ये सब बदल जाएंगे और अलग अलग स्टूडेंट के लिए भी बदल जाएगा। क्योंकि मान लीजिए आपने जो है अब देखिए एक्स के लिए निकाला है, आपने हो सकता है कि 190 नंबर लाया हो अपने शिफ्ट में, तो आप यहाँ पर 190 रखेंगे, सॉरी 190 से ये देखेंगे कि 190 से कितने बच्चे ऐसे जो 190 से कम या उसके बराबर लाया है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल नंबर आप कैंडिडेट इन योर शिफ्ट, जिस शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया है, और ऐसे कितने बच्चे हैं जो आपसे कम या फिर उसके बराबर नंबर लाए हैं, उसको ऊपर रख के फिर 100 से गुणा कर देंगे तो आपका परसेंटाइल निकल जाएगा। लेकिन ये आप नहीं निकाल पाएंगे, क्यों? आप ये प्रक्रिया समझ जाइए बस, ये आप निकाल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने किसी शिफ्ट में एग्जाम दिया है तो आपको अपना पता है कि हमारा जो रॉ स्कोर है इतना आया है। आपको यह कैसे पता चलेगा कि आपसे नीचे कितने लोग हैं या फिर आपसे ऊपर कितने लोग हैं, कितने बच्चों ने आपसे कम नंबर लाया है? ठीक है, ये आपको पता नहीं चलेगा। टोटल नंबर आप कैंडिडेट कितने अपीयर हुए थे उस शिफ्ट में, ये भी नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि आपके पास डेटा तो है नहीं, डेटा तो एनटीए के पास है, तो एनटीए जानेगा, वही कैलकुलेट करेंगे, आप तो कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप बस प्रक्रिया को समझिए। तो आगे चलते हैं और आगे रहा ये, अब देखिए परसेंटाइल हमने निकाल लिया, एक शिफ्ट का हमने परसेंटाइल निकाल लिया। अब क्या है कि नॉर्मलाइज्ड स्कोर हमको निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो वो भी मैं आपको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखिए यहां पर शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 लिखा है, 2 ही शिफ्ट का कैलकुलेट कर रहा हूं। आप यहां पर 3 4 5 भी बढ़ा सकते हैं, जितने भी शिफ्ट होंगे तो सारा का हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट समझने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 शिफ्ट का ले रहे हैं। अब मान लीजिए कि 4 ऐसे कैंडिडेट थे जो कि अपीयर हुए थे एग्जाम में। अब देखिए यहां पर देखिए क्या है, यहां पर इनका परसेंटाइल हमने मान लिया है। अब परसेंटाइल देखिए हमने ऐसे ही मान लिया है, परसेंटाइल हालांकि कैलकुलेट होगा बट मैंने अभी मान लिया है बस समझने के लिए। तो मान लीजिए कि राज का जो है वो परसेंटाइल 100 बना है, सूरज का मान लीजिए 99, राकेश का 92 और श्रेया का 90 परसेंटाइल जो है वो बना हुआ है। और अगर हम देखें रॉ स्कोर के बारे में, तो देखिए जो राज है वो अपीयर हुआ था शिफ्ट 1 में और इसके मार्क्स कितने आए हैं, 190। ठीक है, तो कोई भी कैंडिडेट होगा वो एक ही शिफ्ट में होगा अपीयर। ऐसा तो नहीं है कि राज को आप शिफ्ट 1 में भी पेपर दिला दो, शिफ्ट 2 में, शिफ्ट 3 में, सभी में पेपर, ऐसा तो होगा नहीं। आप एक ही दिन जाएंगे, किसी एक ही पार्टिकुलर शिफ्ट में जाके एग्जाम देंगे। मान लीजिए कि हिंदी का पेपर 10 शिफ्ट में हुआ है, तो ऐसा थोड़ी कि आप 10 शिफ्ट में जाके एग्जाम देंगे, किसी एक ही शिफ्ट में देंगे। तो वही बात है कि राज ने इस शिफ्ट में शिफ्ट 1 में दिया, शिफ्ट 1 इसके लिए खाली रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें पेपर नहीं दिया है, जिस शिफ्ट में पेपर दिया रहेगा उसी में इसका मार्क्स आएगा। तो रॉ स्कोर शिफ्ट 1 में इसका 190 नंबर। वैसे ही सूरज का देखें तो ये शिफ्ट 2 में था तो 195 नंबर आया। राकेश भी शिफ्ट 2 में पेपर दिया तो इसका 180 नंबर आया। और श्रेया का मान लीजिए 185 नंबर आया है शिफ्ट 1 में। ठीक है, अब हम नॉर्मलाइज स्कोर कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो देखिए यहां पर होता क्या है कि बेसिकली मान लीजिए कि यहां पर ये शिफ्ट 1 था। ठीक है, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4, ये शिफ्ट 5, ये शिफ्ट 6। मान लीजिए कि ऐसे 6 शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं, किसके, हिंदी के पेपर के। मान लीजिए हिंदी का पेपर हुआ और ये आपका एक ही सब्जेक्ट है लेकिन अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुआ। आपने मान लीजिए सपोज कीजिए शिफ्ट 4 में आपने एग्जाम दिया था तो आपको यहाँ पर 190 नंबर मिल गए। शिफ्ट 4 में आपने एग्जाम दिया, 190 नंबर मिल गए। अब जो एक और प्रक्रिया है इंटरपोलेशन। ठीक है, तो उस पद्धति से आपको अब जो कैलकुलेट कैसे किया जाएगा वो मैं बताऊंगा। इसके लिए एक कैलकुलेशन होता है और आपने जिस शिफ्ट में पेपर नहीं दिया है वहां भी आपको मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जिस शिफ्ट में आप खाली हैं यानी कि क्या है, एब्सेंट है, तो जिस शिफ्ट में आप एब्सेंट रहे हैं यानी कि आप किसी एक ही शिफ्ट में ना अपीयर होंगे, बाद बाकी में आप एब्सेंट होंगे, तो सभी में क्या होगा, इंटरपोलेशन पद्धति से आपको सभी में दिया जाएगा मार्क्स। सभी में आपको कुछ ना कुछ आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब हो सकता है 190 से थोड़ा कम हो, ज्यादा हो, जितना भी होगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा। तो सभी में क्या होगा, मान लीजिए कि 100, इसमें 191, इसमें 192, इसमें 180 मिल गया, 190 मिल गया, इसमें 180 मिल गया, इसमें 181 मिल गया। अब सभी में आपको मार्क्स दे दिया गया। आप अपीयर हुए थे S4 में, शिफ्ट 4 में, लेकिन और जो शिफ्ट में एग्जाम हुए थे उस पेपर के, उस लैंग्वेज का, ठीक है, सभी में कुछ ना कुछ आपको मार्क्स दे दिए गए। अब सभी में मार्क्स देने के बाद नॉर्मलाइज्ड स्कोर कैसे बनेगा, तो सभी का जोड़ करके आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, तो जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा, ठीक है, टोटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, तो जो आपका योग होगा, ठीक है, जो भी जितने भी ऑब्जर्वेशन है सभी को जोड़ करके और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये आप कर देंगे। तो आप एवरेज निकाले जानते हैं, टोटल बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशन का जो वैल्यू है सभी को जोड़ करके फिर जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे भाग दे देंगे, तो जो निकलेगा, ये जो एवरेज निकलेगा वही आपका होगा नॉर्मलाइज्ड स्कोर।
तो अब हम बताते हैं, ये तो मैंने बता दिया कि इस तरीके से होगा। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, अभी मैंने पीछे जो आपको बताया था, ये देखिए यहां पर मैंने उदाहरण के लिए इस तरीके से सभी जो डेटा हमने फिल कर दिया है कि शिफ्ट 1 में इसका मतलब इतना मार्क्स है, इन लोग का इतना आया। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो देखिए शिफ्ट, देखिए ये जो है शिफ्ट 2 में पेपर दिया था कौन, सूरज, तो शिफ्ट 2 में पेपर दिया। अब इसके लिए शिफ्ट 1 तो खाली है, तो मैंने बताया जिस शिफ्ट में पेपर नहीं दिए रहेंगे वहां भी आपको कुछ मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो जैसे राकेश देखिए इस शिफ्ट में क्या है, वो पेपर नहीं दिया, शिफ्ट 2 में इसका 180 नंबर, शिफ्ट 1 क्या है, इसके लिए खाली है। तो हम इसका मार्क्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि शिफ्ट 1 में इसको कितना मार्क्स मिलेगा, ठीक है। जहां पर ये एब्सेंट है, मैंने बताया कि जहां आप एब्सेंट है वहां भी आपको कुछ मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये जो है ये वाला मार्क्स होगा कितना, अब इसके लिए उन्होंने बताया एक फॉर्मूला जो कि मैंने पीडीएफ में भी आपको दिखाया था। तो अब देखिए वही फॉर्मूला आपको मैं यहां पर दिखा रहा हूं। ये होता है फॉर्मूला कि जिस शिफ्ट में आपने पेपर नहीं दिया है उसमें आपको कितना मार्क्स मिलेगा। तो एक्स आर, ठीक है, राकेश के लिए निकाल रहा हूं, तो एक्स आर x1 प्लस x2 माइनस x1 बटे p2 माइनस p1 इंटू p माइनस p1। तो ये अब इसका वैल्यू कितना रखेंगे, तो अब देखिए पीछे चलिए थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, एक्स आर निकाल रहे हैं, यहां निकाल रहे हैं कि ये कितना होगा। तो अब देखिए इससे जो आगे है, इससे आगे देखिए इस शिफ्ट में क्या है, इस शिफ्ट में इसके नीचे जाइए, तो जो भी नीचे जो पहला वैल्यू मिलेगा, हो सकता है ये भी खाली हो, इसके नीचे कोई भरा हो। अब ये देखिए पहला वाला भरा हुआ मिल गया है, तो हम इसको मान लेंगे क्या, x1, ठीक है। एक्स आर के नीचे क्या है, x1 मान लिया हमने, और इसके जब ऊपर जाएंगे तो जो हमको मिलेगा, यहाँ तो खाली है तो कुछ नहीं है, तो जो पहला मिल जाएगा उसी को हम मान लेंगे क्या, x2। अब देखिए अब ये परसेंटाइल है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो परसेंटाइल होगा एक्स आर का, क्योंकि हम इसका निकाल रहे हैं, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा परसेंटाइल p, और इसके आगे वाला हो जाएगा जो पहला जो मिलेगा हमको वैल्यू जो मिलेगा वो p1 हो जाएगा, और इसके जो ऊपर वाला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, p2। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका p2, ठीक है। तो सॉरी यहां पर नहीं होगा, ये इसके करस्पॉन्डिंग होगा, इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, p2, ये वाला हो जाएगा, और इसके करस्पॉन्डिंग p1 हो जाएगा, मतलब x1 के करस्पॉन्डिंग p1 और यहां पर x2 के करस्पॉन्डिंग यहां पर p2 हो जाएगा, और x यहां जिसके लिए निकाल रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग यहां पर p हो जाएगा। अब यही वैल्यूज आप वहां पर रख दीजिए, आपको एक्स आर का वैल्यू जो है वो मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर सारा जो वैल्यू है वहां पर रख देता हूं। तो x1 की वैल्यू आप यहां पर से, थोड़ा सा लगेगा टाइम, ठीक है। तो x1 जो है वो 185 है, और x2 जो है वो 190 है। तो अब मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो x1 कितना है 185, और प्लस x2 कितना था 190, माइनस कितना था x1 185, और p2 माइनस p1 के वैल्यूज मैं यहाँ पर रख दूंगा। तो p2 माइनस p1 यानी कि 100 माइनस 90, तो 100 माइनस यहाँ पर मैं 90 रख देता हूँ। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 माइनस ये हो जाएगा आपका 90, और यहाँ पर मैं p, तो p का मान कितना था, p का मान यहाँ पर देखिए 92 था, तो 92 माइनस आपको 90 करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 92 माइनस यहाँ पर मैंने कर दिया 90, और इसी को आप जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 इंटू 2, तो 2 5 10, यहाँ पर 1 मिलेगा, यानी कि ये 185 था, और 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 186। तो ये आपको मार्क्स मिल गया उस शिफ्ट में जिस शिफ्ट में आपने पेपर नहीं दिया था। ऐसे ही अलग अलग शिफ्ट में आपको अलग अलग नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए इसको 185 नंबर इसने प्राप्त किया था, ठीक है। कितना प्राप्त किया था, 180 नंबर, सॉरी यहां पर कितना किया था, 180 नंबर इन्होंने प्राप्त किया था। लेकिन जहां पर इन्होंने पेपर जिस शिफ्ट में नहीं दिया था यहां पर इनको कितना नंबर मिल गया, तो इसकी वैल्यू कितना आ गई, 186। कितनी आ गई, 186। तो देखिए जिस शिफ्ट में पेपर नहीं दिया उस शिफ्ट में कितने नंबर आएंगे वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो फॉर्मूला जो था उससे कैलकुलेट होगा, किस तरीके से होगा वो भी हमने बता दिया। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए सूरज के लिए यहाँ पर इस शिफ्ट में खाली है, तो यहाँ भी इनको कुछ मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये राज के लिए कुछ खाली है, तो यहाँ भी इनको उसी फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा, यहाँ भी कुछ मार्क्स मिलेगा। यहाँ पर श्रेया को भी कुछ मार्क्स मिल जाएगा। अब नॉर्मलाइज स्कोर जब निकालना होगा तो क्या करेंगे, सभी शिफ्ट का नंबर जोड़ करके और कितनी संख्या है ऑब्जर्वेशन की उससे भाग दे देंगे। बेसिकली कहें तो एवरेज हमको निकालना होगा। तो एवरेज हम क्या कैसे निकालेंगे, शिफ्ट 1 में शिफ्ट 2 में। तो देखिए राकेश के लिए हमको पता चल गया, तो इसके लिए हम निकाल लेते हैं। तो 186 हो गया और प्लस कितना हो गया इधर 180, बट्टे कर देंगे क्योंकि 2 ऑब्जर्वेशन है तो बट्टे कर देंगे 2। अब इसी को आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये 366 हो गया, ठीक है। बट्टे कितना हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा आपका 183 नंबर। कितना आ गया, 183 नंबर इनको मिल जाएगा। क्या, नॉर्मलाइज स्कोर इनको मिलेगा 183 नंबर, ठीक है। तो
183 नंबर मिला किसको, राकेश को। और यही आपको देखने को मिलेगा आपके स्कोर कार्ड पर। स्कोर कार्ड पर क्या होगा, जब फाइनल जब स्कोर आपका आएगा तो स्कोर कार्ड पर आपको यही नॉर्मलाइज्ड स्कोर आपको सीन होगा, विजिबल होगा, ये वाला नॉर्मलाइज्ड स्कोर। और इसी के आधार पर आपका जो है एडमिशन होगा किसी भी यूनिवर्सिटी में। जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो यही नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बेसिस पर आपको एडमिशन मिलेगा, ना कि परसेंटाइल के बेसिस पर। वो जो परसेंटाइल दिया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के बीच का होगा जिस शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया रहेगा, ठीक है। सभी के लिए नहीं है कि आप सभी में आपका परसेंटाइल 100 आ गया है, सभी बच्चों में नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके शिफ्ट में है। आपके शिफ्ट में जितना जो आया है 100 परसेंटाइल आया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके शिफ्ट में है 100 परसेंटाइल, ठीक है। और ये जो परसेंटाइल होता है इसको कैलकुलेट करने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा। ये आपको क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मैंने ऐसा मतलब फ्रेम ही किया है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, बट आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको करना पड़ेगा, तब आप ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर निकाल पाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला भी रखना होगा। तो पहले आपको ये परसेंटाइल जो है, सभी जितने भी स्टूडेंट हैं सभी का पहले परसेंटाइल कैलकुलेट करेंगे, फिर कैलकुलेट करने के बाद उनके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग हम उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे, ठीक है। तो घटते क्रम में क्या हो गया, 90 हो गया, 99 हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में 99, 92, 80 सॉरी 90, ठीक है। तो इस तरीके से रखा। फिर इसका जो भी रॉ मार्क था वो हमने लिखा, फिर हमने जो फॉर्मूला दिया गया था उससे हमने कैलकुलेट किया कि जिस शिफ्ट में इन्होंने पेपर नहीं दिया था उस शिफ्ट में कितना मिलेगा। फिर सभी शिफ्ट में जितने भी नंबर आएंगे सभी को जोड़ करके और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से भाग दे करके यानी कि एवरेज निकाल देंगे तो हमारा नॉर्मलाइज्ड स्कोर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा पूरा नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस था वो किस तरीके से कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो ये लंबी चौड़ी बात थी, हालांकि ये सब बस समझने के लिए था, ठीक है। आपको कोई चीज़ याद नहीं करना है कि आपको नोट कर रहे हैं, नोट करना नहीं है, ठीक है। आपको बस समझना था। तो सिंपल सा बात ये है कि आप क्या है कि आप देखिए, अगर कुछ नहीं समझ में आया, ठीक है, थोड़ा सा टफ प्रोसेस था, कोई बात नहीं, आप समझे होंगे, दिमाग में आपके चला गया होगा, बट फिर भी एक सिंपल सा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर लंबा चौड़ा बात ना करूं तो सिंपल सा, आप शिफ्ट 1 में आपने पेपर देना गए थे, हिंदी का पेपर हुआ, आप शिफ्ट 1 में गए, शिफ्ट 2 में भी पेपर हुआ था, शिफ्ट 3 में, शिफ्ट 4 में, शिफ्ट 5 में। तो ये मान लीजिए शिफ्ट 1 यहाँ पर है, ठीक है, ऐसे कायदे से तो यहाँ होना चाहिए। तो मान लीजिए शिफ्ट 3 में आपने पेपर दिया, तो शिफ्ट 3 में आपके आए कितने, 180 नंबर। 200 का पूर्णांक था हिंदी का मान लीजिए, और 200 में आपके मिल गए ये 180 नंबर आ गए, ठीक है। कितना आ गया, 180 नंबर आपके रॉ मार्क्स था, तो 180 आ गया। अब मान लीजिए कि जिस शिफ्ट में आपने पेपर नहीं दिया था उसमें आपको देखिए उस जो फॉर्मूला हमने बताया था वहां पर भी एनटीए के द्वारा आपको कुछ ना कुछ मार्क्स दिए जाएंगे। तो यहां पर मान लीजिए 181 मिल गया, यहां पर 180 यहां पर भी मिल गया, यहां पर 190 मिल गया और यहां पर 195 मिल गया। तो अब क्या करना है, जिस शिफ्ट में आपने पेपर नहीं दिया था उसमें भी आपको नंबर मिल गया और सभी को आपको जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद जितने भी ऑब्जर्वेशन है उससे भाग दे देना है। तो 5 से आप भाग दे देंगे, वही आपका हो जाएगा नॉर्मलाइज्ड स्कोर। और ये वाली स्कोर आपको फाइनल जो स्कोर कार्ड होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा, और उसी के बेसिस पर आपका किसी भी यूनिवर्सिटी में, आप जेएनयू में जाए, आप बीएचयू में जाए, आप डीयू में जाए, एयू में जाए, जहां भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसी स्कोर के आधार पर आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको पूरा जो नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से पीडीएफ की ओर ले चलता हूं और फिर से एक बार आपको पूरा जो डेटा है वो एक बार मैं दिखा देता हूं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है आपको लिमिटेड चीजें यहां पर देखने को मिली, बट मैं एक बार पूरा आपको यहां से दिखा देता हूं कि पूरा जो डेटा है वहां पर जब आप देखेंगे तो किस तरीके से आपको दिखाई देगा चीजें, ठीक है। तो यहां पर देखिए, मैं यहां पर आ गया था, तो यही नॉर्मलाइज्ड स्कोर की मैं बात कर रहा था। तो ये जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, अब देखिए यहां पर क्या है कि यहां पर मैंने एक एक बच्चे का लिया, ठीक है, वहां पर क्या है एक एक बच्चे का लिया। अब यहां पर देखिए, यहां पर 4 ऐसे बच्चे हैं जिनका कि 100 परसेंटाइल है। मैंने क्या कहा था कि सभी बच्चों को क्या करना है, हमको ये परसेंटाइल के अकॉर्डिंग जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में लिखना है। तो सभी जितने भी बच्चे हैं सभी को हमने क्या किया, ये परसेंटाइल के स्कोर के आधार पर घटते क्रम में लिख लिया। तो मान लीजिए कि यहाँ पर 4 ऐसे बच्चे थे जिनका जो है वो परसेंटाइल स्कोर 100 आ गया। तो किसी ने शिफ्ट 1 में दिया था, किसी में 2 में, तो सभी यहाँ पर क्या है, सब यहाँ पर भरा हुआ है, रॉ स्कोर शिफ्ट 1 में भी 2 में भी। तो जब नॉर्मलाइज स्कोर निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए कोई भी शिफ्ट खाली ही नहीं है, ठीक है, कोई भी शिफ्ट यहाँ पर खाली नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इसमें आप सभी को जोड़ देंगे सीधा, तो इसमें फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सीधा जोड़ करके आप 4 से भाग देंगे तो नॉर्मलाइज स्कोर आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 ऐसे बच्चे हैं जिनका 99.999041 है परसेंटाइल। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अगर ऊपर जाएंगे आप तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा और चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, ठीक, यहाँ पर ठीक है, यहां पर तो कैलकुलेट कर दिया गया। हाँ, इसमें देखिए, इसमें
अब इसमें क्या है कि 4 बच्चे थे तो 4 शिफ्ट में एग्जाम दिया। यहाँ पे देखिए तो सभी यहाँ पर भरा हुआ है, कोई भी शिफ्ट खाली नहीं है। अभी मैंने बताया कि जहाँ पर खाली होगा वहाँ पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर 2 ही बच्चे थे, शिफ्ट कितना था 4, तो ये शिफ्ट 2 में एक बच्चा दिया और शिफ्ट 4 में दिया, तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 3 जो है वो खाली है। तो अब यहाँ पर हमको भरना होगा। तो ये कैसे भरा जाएगा, वही फॉर्मूला के आधार पर जो हमने बताया। तो यहाँ पर कोई मार्क यहाँ पर भरा जाएगा x1, यहाँ पर x2। तो ये जो मान है इसका जो वैल्यू है वो आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सभी को क्या करना पड़ेगा हमको, ये तो फिर ये तो हमारा ये परसेंटाइल के स्कोर पर घटते क्रम में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो खाली आपको दिख रहा होगा खाली जगह, ठीक है, वहां पर सारा कैलकुलेट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा सभी को फिर क्या करेंगे, चारों को जोड़ करके और जोड़ने के बाद 4 से भाग दे करके फिर आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर निकल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब 2 बच्चों का परसेंटाइल स्कोर यहाँ पर मिल रहा है ना बराबर, ये परसेंटाइल स्कोर बराबर है, तो इनका जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर आएगा वो भी बराबर ही आएगा, ठीक है। तो नॉर्मलाइज्ड स्कोर भी बराबर हो सकता है। अगर आपका यहाँ पर परसेंटाइल देखिए बराबर है तो इधर इन दोनों का भी जो आएगा हमारा, वो जो इन दोनों का जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर आएगा वो भी सेम ही मिलेगा। तो ये रहा नॉर्मलाइज्ड स्कोर का पूरा चीज मैंने बता दिया, आप सभी को एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई होप कि नॉर्मलाइज्ड स्कोर किस तरीके से कैलकुलेट होता है, क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों है, रॉ स्कोर क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में आपको क्लियरिटी हो गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।